हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मुकेश कश्यप एंड माई सेल्फ वैशाली। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा रसायन की मूल अवधारणा। देखो बच्चों, जब हम 11th-12th में आते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पहले बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो ये चैप्टर हमें फर्स्ट नंबर पे इसलिए दिया गया है ताकि हम थोड़े से जो हमारे बेसिक कमज़ोर हैं उसे हम क्लियर कर सकें अच्छे से। तो इसमें जो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, मे बी कि आपने पहले ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी हम उसे एकदम क्विकली एक रिवीजन लेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को अच्छे से डीपली जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, आज हमारा जो फर्स्ट इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा परमाणु यानी कि एटम। दूसरा हम पढ़ेंगे अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और तीसरा पढ़ेंगे यौगिक यानी कंपाउंड क्या होते हैं। और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, तो प्लीज़ केयरफुली समझना और अपना कॉपी पेन जो भी आपको निकालना है, नोट्स बनाने हैं, जो भी करना आप लेके फटाफट तैयार हो जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं परमाणु के। परमाणु क्या होता है? देखो बच्चों, परमाणु किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी। किसी भी पदार्थ की जो चीज़ सबसे छोटी, आप इमेजिन करोगे सबसे छोटा क्या हो सकता है उसके अंदर, वही उसका परमाणु होगा। लाइक ये पेपर ही है, एक पदार्थ है, ठीक है। इसका भी जो सबसे छोटा कण होगा, सबसे छोटी इसकी इकाई होगी, वो क्या होगी? एक परमाणु होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी? परमाणु से बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो ये भी परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा। तो इसका पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि क्या है? परमाणु किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही था। अब हम बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट की तरफ इसके, कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। देखो बच्चों, ये परमाणु हमने बात करके बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटा, लाइक इससे भी छोटा डॉट आप देख ही नहीं सकते आंखों से, इतना छोटा। तो अब एक बात बताओ, जब आप छोटे होते हो तो आपकी फैमिली वाले आपको अलग रखते हैं सबसे, कि एक साथ रखते हैं? मतलब एक साथ रखते हैं ना, कि छोटे होते हो कि आप इधर उधर भाग ना जाओ, कुछ हो ना जाए आपको, तो इसलिए। तो इसी तरीके से जो हमारे परमाणु होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। यानी कि आपको जहाँ भी वो मिलेंगे तो वो ऐसे बहुत सारे एक साथ मिलेंगे, इकट्ठे मिलेंगे, कहीं भी आप उन्हें अकेले नहीं देख सकते, तो वो फ्री नहीं होते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, या आप उन्हें प्राप्त ही नहीं कर सकते स्वतंत्र अवस्था में, क्योंकि वो आपको हमेशा जो मिलेंगे वो ग्रुपिंग में मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि परमाणुओं को आगे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी कि ये परमाणु है तो इसके अकॉर्डिंग कि आप इसे आगे और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि सोचो, हमने फर्स्ट लाइन में कह दिया कि ये क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है, यानी सबसे छोटा जो बन सकता है तो वो हमने बना दिया। तो इससे आगे तो कुछ टूटने का सवाल ही नहीं आता इससे, और हम ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो इसलिए परमाणु क्या होते हैं? परमाणु को और आगे सरल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखो बच्चों, अब इन 3 पॉइंट से आपको मे बी काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और हम एक थर्ड एग्जाम्पल देंगे और उस सबको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार इनका रिवीजन ले लेते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी सबसे छोटी, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी कि आपको कभी भी फ्री नहीं मिलेंगे, हमेशा किस में मिलेंगे? ग्रुपिंग में। बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होंगे एक साथ, कभी भी ये नहीं कि अकेला परमाणु मिले। तीसरा पॉइंट है, परमाणु को और आगे सरल नहीं किया जा सकता, यानी कि सबसे जब छोटे हैं तो इससे ज़्यादा आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है।
और हीलियम और एल। अब आप कहोगे ये सब तो तत्व हैं, ठीक है, तो ये तत्व हैं, लेकिन हाइड्रोजन का भी क्या होता है, परमाणु होता है। बच्चों अभी हम आगे तत्व भी पढ़ेंगे, तो तत्व और परमाणु में उस समय आपको बहुत हद तक हम क्लियर कर देंगे कि तत्व क्या होता है और परमाणु क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी एक परमाणु होता है। हाइड्रोजन के अंदर छोटे छोटे परमाणु है, हाइड्रोजन बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, तो उन्हें हम हाइड्रोजन के परमाणु कहेंगे। हीलियम है, तो हीलियम जिन परमाणुओं से मिलकर बना होगा छोटे छोटे उन्हें हम क्या कहेंगे, हीलियम के परमाणु कहेंगे। इसी तरीके से कोई भी चीज़ हो, अगर हम कहें इस पेपर का ही कि ये पेपर है, तो इस पेपर के अंदर जितने सूक्ष्म कण होंगे जो सबसे छोटे होंगे उन्हें क्या कहेंगे, हम इस पेपर के परमाणु हैं, ठीक है। तो मे बी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि परमाणु और अणु में कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कि एक से लगते हैं ये, है ना, कि अणु भी वही है और परमाणु भी वही है। एकदम कोई पूछे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में चीज़ें अलग अलग क्या है इन दोनों में। तो देखो बच्चों, अणु की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट अगर हम अणु के लिए लेंगे तो अणु होता है कि दो या दो से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है, अणु होता है। यानी इसमें एक से ज़्यादा परमाणुओं का यूज़ होता है। तो हम लिखते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ अणु कहलाता है, ठीक है। यानी परमाणु में, वो अणु में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा परमाणु हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, या बहुत सारे परमाणु भी उपस्थित हो सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें इसमें, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि अभी हमारा परमाणु में क्या था कि वो स्वतंत्र अवस्था में मिल ही नहीं सकते थे, लेकिन अणु के साथ क्या होता है कि वो आपको स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे हम अणु को स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इनको हम और भी आगे हम इन्हें स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि अणु को हम आगे सरल पदार्थ में तोड़ सकते हैं। सरल पदार्थ क्या, हम उसे और परमाणुओं में तोड़ सकते हैं। यानी कि अभी हमने बताया कि अणु क्या है, दो या दो से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना है। तो सिंपल सी बात है कि जब वो मिलकर किसी चीज़ से बना है तो उसे अलग भी तो किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसे अणु को और आगे सरल पदार्थ में तोड़ा जा सकता है, यानी कि इसे हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक हाइड्रोजन था, इसका हमारे पास एक ही परमाणु था, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी एक परमाणु। अब अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, और इसके हमारे पास दो परमाणु हो जाएंगे। तो अब ये क्या कहलाएगा, अणु। यानी कि ये परमाणु था और ये भी परमाणु था, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, अणु बना दिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का अणु, इसमें हम एक O और एक O का लेंगे अणु, वो परमाणु, और हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसी तरीके से ये तो हो गए जो एक से हम ले रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में ही, बट ये अलग अलग भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन के तीन परमाणु लेते हैं तो क्या बनता है, O3, क्या बोलते हैं इसे, ओजोन, ठीक है। ये ओजोन गैस होती है और ये क्या थी हमारी ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन था और ये हमारा हाइड्रोजन
ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन था। ये तो थे कि हमने एक से परमाणु लिए और अणु बनाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि ये एक से ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लें तो क्या होता है, हमारा जल प्राप्त होता है हमें, ये जल का अणु हो गया। ठीक है, ये क्या था हमारा हाइड्रोजन का परमाणु, ये हाइड्रोजन का एक अणु था, और ये ऑक्सीजन का परमाणु था। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दो थे, यानी एक से ज़्यादा थे, तो इसलिए ये अणु था और ये परमाणु था ऑक्सीजन का। अगर हम इसे अलग से तोड़ के लिखना चाहें तो एक हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, और फिर ये हमारा कंप्लीट मिलाकर क्या होगा, एक जल का अणु प्राप्त हो जाएगा। तो मे बी कि आपको एग्जाम्पल से और इसकी थ्योरेटिकल बातों से समझ में आ गया होगा कि हमारे अणु क्या होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। यानी वो दो या दो से ज़्यादा परमाणु जो होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। अणु को स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि परमाणुओं को स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल प्राप्त नहीं किया जा सकता था, यानी कि ये फ्री रहते हैं। अणुओं को और आगे सरल किया जा सकता है, यानी कि इन्हें आगे ब्रेक किया जा सकता है, जबकि हम परमाणुओं को ब्रेक नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़े, है हमारा यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब हम कंपाउंड पढ़ते हैं। तो हमारा यौगिक, अब हमारे यौगिक क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, यौगिक होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित संगठन। यानी कि हमने दो तत्व लिए कोई से, ये दो या दो से ज़्यादा तत्व भी हो सकते हैं, और उनको क्या करा, आपस में उन्हें एक निश्चित संगठन, यानी कि एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि आपको इतना ही ये वाला तत्व लेना है और दूसरा उतना लेना है, तो जाके जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले एक बार, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित संगठन यौगिक कहलाता है। देखो बच्चों, ये तो हो गई किताबी डेफिनेशन, लेकिन हम एक एग्जांपल देंगे और मे बी आपको एकदम समझ में आ जाए उस एग्जांपल से। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम जल का ही एग्जांपल देते हैं, H2O। ठीक है, ये कंपाउंड है, एक यौगिक है। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें H2 थे, O1 था, अब मैं कहूँ कि इसमें H1 ले लें और O1 ले लें, तो क्या ये कोई कंपाउंड है, क्या ये कोई यौगिक है? नहीं। अब मैं कहूँ कि अगर H1 ले लें और O ले लें हम 4, HO4, क्या ये कोई यौगिक है? नहीं। ये दो या दो से ज़्यादा तत्वों से तो मिलकर बना है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का तत्व है, एक ऑक्सीजन है, तो दो तत्व हैं, तो ये उनसे तो मिलकर बना है। लेकिन इसमें क्या है, कोई निश्चित संगठन नहीं है। निश्चित संगठन मतलब कोई प्रॉपर बात नहीं है। जैसे कि हमारा जल कब बनता है, जब हम पे दो हाइड्रोजन हो और एक ऑक्सीजन हो। ठीक है, जल तभी बन सकता है। ऐसा तो नहीं ना कि हाइड्रोजन 4 ले लूँ और ऑक्सीजन 1 ले लूँ और जल बन जाए, वो नहीं हो सकता। तो ये है इसका निश्चित संगठन कि हाइड्रोजन 2 ही लेने हैं और ऑक्सीजन हमें सिर्फ 1 ही लेना है। ये होता है निश्चित संगठन। और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये थे सिर्फ दो तत्वों का, हम दो से ज़्यादा लें, अगर लें हम H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। अब इसमें देखो, हाइड्रोजन के 2 हैं इसमें मॉलिक्यूल, S का 1 है और O के 4 हैं। अब अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन के 4 ले लूँ, S के 3 ले लूँ, O के 9 ले लूँ, तो क्या ये कोई कंपाउंड है? नहीं। केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, ये ठीक कंपाउंड है, क्योंकि इसका संगठन निश्चित है कि हाइड्रोजन 2 ही होने चाहिए, सल्फर 1 ही होना चाहिए और ऑक्सीजन 4 होने चाहिए, तभी क्या मिलेगा हमें, सल्फ्यूरिक एसिड हमें प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज हमें वो नहीं प्राप्त होगा, फिर हमें कुछ या तो कोई और कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, या फिर क्या होगा, वो कोई कंपाउंड केमिस्ट्री में अवेलेबल ही नहीं है, होगा ही नहीं। ठीक है, तो मे बी आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों देखो, ये चीज़ आपको अगर थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही हो कि हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ये वाला क्यों करेक्ट है, ये क्यों करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ अभी आप आगे आगे जैसे केमिस्ट्री में घुसते जाएंगे आप समझते जाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल शुरुआत है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यौगिक क्या है। अभी आपको ये चीज़ जो है कि ये दो ही क्यों थे, ये एक ही क्यों था, ये सब चीज़ें आपको आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आती जाएंगी। लेकिन फिर भी एक छोटा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन पे हमारी एक प्लस होता है, यानी इसकी बैलेंसी जो होती है वो एक होती है पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो होता है उसकी होती है -2 यानी 2 निगेटिव। और जब ये दोनों एक साथ बैलेंस आते हैं और रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल स्पीशी यानी कि उदासीन बन जाते हैं, यानी कि इन पर कोई भी चार्ज तब नहीं रहता। और बाकी अब जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम इसे और अच्छे से समझते जाएंगे। जैसे कि आपका परमाणु था, परमाणु भी आप आगे आने वाले चैप्टर में परमाणु संरचना में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप सब कुछ समझते जाएंगे। अब भी आपको यहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें कंफ्यूज कर रही होंगी कि जैसे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे तो 2 निगेटिव। अब अभी तो ये न्यूट्रल नहीं होता ना, यहाँ -1 बचता, तो इसलिए क्या करा हमने, यहाँ पे 2 अणु लिए ना, यहाँ हम 2 लेंगे H के, और तब ये O के -2 है तो ये -2 और ये H के 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाती है। बच्चों ये बात ध्यान रखना केमिस्ट्री में कि जो चीज़ यहाँ होती है और ऊपर चार्ज है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी इसका मतलब यहाँ पे 2 चार्ज हो गए हैं, यानी ये 2 हो गई है इसकी संख्या, और ये तो ऑलरेडी 2 थी। तो इस तरीके से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगी, इसलिए हमें H में यहाँ 2 लेने पड़ते हैं और ऑक्सीजन में हम सिर्फ 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। ये तो सब बेसिक्स थे जो हमें रिवाइज करने थे और हमने कर लिए। तो अब इस चैप्टर को हम सही से पढ़ेंगे, जो चीज़ आपने आज तक नहीं पढ़ी है हद से पहले। तो देखो बच्चों, हमें केमिस्ट्री में यौगिक बनाने के लिए, कोई भी हम कंपाउंड बनाना है उससे बनाने के लिए कुछ नियम पढ़ने होंगे, ठीक है। ये 5 नियम हैं, इन्हें ये है यौगिक बनाने के लिए 5 नियम है हमारे पास, ठीक है। ये 5 नियम है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा नियम है गैलोसेक का नियम या फिर इसे हम आयतन अनुपात का नियम भी बोलते हैं, तीसरा है अवोगाद्रो संकल्पना, यानी अवोगाद्रो ने जो संकल्पना की थी उसके ऊपर। आज की वीडियो में हम ये दोनों जो हमारे नियम हैं इन्हें कवर करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? ये नियम कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही हो, उस रिएक्शन में ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ना तो उसे हम बना सकते हैं और ना ही उसे कभी भी प्रॉपरली ख़त्म कर सकते हैं। क्या हो सकता है? सिर्फ वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है और कुछ नहीं, आप उसे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसे एक हम आपको एग्जाम्पल देंगे और फिर उससे क्लियर करेंगे और उस पर बात करेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि रिएक्शन है A + B, ठीक है। A कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है, B कोई कंपाउंड या एलिमेंट है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं AB। तो यानी कि इसका जो द्रव्यमान होगा और इसका जो द्रव्यमान होगा, इन दोनों का जो द्रव्यमान का कुल योग होगा, यानी इन दोनों का प्लस जो होगा वो इसके द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होगा। यानी इन दोनों के द्रव्यमान क्या होंगे? इधर साइड का और इधर साइड का आपस में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और यही चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्शन को हमेशा बैलेंस किया जाता है, यानी कि दोनों पड़लों को एक सा रखना होता है, क्योंकि हमने अभी इस नियम के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि द्रव्यमान ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना मतलब ये द्रव्यमान ना तो आप बना सकते, और जो ये बना है ना इसे आप ख़त्म कर सकते हो। ये सिर्फ क्या हुआ? इन दोनों से और इस वाले में कन्वर्ट हो गया और कुछ नहीं। जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं C + O2 और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाई है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है। अब बच्चों अगर आपको इसका परमाणु भार पता हो, क्योंकि ये चीज़ें आपने 10th में पढ़ी होंगी और आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप करो इन्हें। आपको कुछ तत्वों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये बातें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप जहाँ जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में जिक्र होगा आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों होता है, कहाँ से आया, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसका मैं बता देती हूँ आपको कि इसका जो होता है परमाणु भार होता है 12, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है हमारा 16। अब बच्चों यहाँ पे कार्बन के कितने अणु है हमारे पास, एक ही है, तो सिर्फ 12 लिखा है हमने। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 16 की करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि हमने इसके कितने अणु लिए हैं, 2। एक ऑक्सीजन का कितना था, 16, तो 2 का कितना हो गया, गुणा करके हमें पता चलेगा 32 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें, यानी कि 12 + 32, तो ये हुआ 2 2 4 और 3 1 4, यानी कि 44। अब अगर हम इसको देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन में अभी हमने बताया कितना होता है 12, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे बीच में, और ऑक्सीजन के कितने थे यहाँ पे, 2 अणु हैं, तो 2 × 16, तो ये हुआ 12 + 32 = 44, यानी कि ये भी 44, ये भी 44, यहाँ एक सी था और ओ अलग था, इन दोनों को हमने देखा तो 44 था, और इस पूरे CO2 का देखा तो वो भी क्या था हमारा 44 ही था। यानी कि इन दोनों से मिलकर ये बनने में, ये कंपाउंड बनने में क्या हुआ, कोई भी द्रव्यमान की हानि नहीं हुई, कोई भी द्रव्यमान की हानि इसमें नहीं हुई, यानी कि द्रव्यमान यहाँ पे जितना था वो उतना ही रहा, बिल्कुल भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। इवन उसमें एक पॉइंट का भी चेंज नहीं है कि 44 था या 43 हो गया हो, या 44 था 45 हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, और यही होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हम अपने नेक्स्ट नियम पे बढ़े। तो देखो बच्चों, अगला हमारा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। अब देखते हैं ये नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों की मात्रा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, यह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी हमारे तत्व हैं उनका अनुपात हमेशा एक सा रहेगा, वो नहीं फ़र्क पड़ता कि किस चीज़ से वो आया है, किस सोर्स से वो आया है। एक एग्जांपल देते हैं और आपको एकदम से बात समझ। तो देखो बच्चों, इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि मैंने जल लिया है 3 स्रोतों से, यानी 3 जगह से। एक मैंने लिया समुद्र का जल, दूसरा मैंने लिया टंकी का जल, और तीसरा लिया वर्षा का जल। यानी 3 अलग अलग सोर्स थे हमें जल को प्राप्त करने के, वो हमने ले लिए। अब समुद्र जो जल होगा वो क्या होगा, H2O ही होगा, ठीक है। दूसरा टंकी से जो पानी आता है वो भी क्या होगा, H2O ही होगा। और जो वर्षा का जल है, यानी बारिश से जो पानी आ रहा है वो भी क्या होगा, H2O ही होगा, क्योंकि जल तो H2O ही होता है और कोई तो जल होता नहीं, ठीक है। अब अगर हम इनके परमाणु भारों की बात करें तो बच्चों, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, लेकिन इसके कितने हैं हमारे पास अणु, 2, तो इसलिए हम इसकी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और बीच में अनुपात लगाएंगे। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका 16, 1 × 2 रेशो 16, ठीक है। गुणा करें, 2 1 = 2, 2 1 = 2, और यहाँ पे भी इसी तरीके से। अब बच्चों, अनुपात आपको पता होगा, मैथ्स तो आपने सबने पढ़ी है कि अनुपात में हम इस तरीके से होता है, तो इन दोनों को आपस में कट किया जा सकता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है अनुपात के बारे में कभी कुछ भी और नहीं जानते, तो मैं उन्हें बता दूं कि इन दोनों को आपस में आप भाग कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे 2 1 = 2, और ये 2 से कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, तो ये आया 1 रेशो ऐसे ही रहा, और 8। इसी तरीके से 2 1 = 2, 2 8 = 16, 1:8। अब अगर आप देखो कि इस वाले जल का अनुपात कितना था, 1
अनुपात 8 का अनुपात था। इस वाले जल का कितना था, 1:8 का अनुपात था। इसमें भी 1:8 का ही अनुपात था, यानी हाइड्रोजन का क्या अनुपात था, 1 और ऑक्सीजन का कितना था, 8। हाइड्रोजन का था 1 और ऑक्सीजन का 8। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का अगर 1 भाग होगा तो ऑक्सीजन के कितने भाग होंगे, 8 भाग होंगे। ठीक है, उसका अनुपात 1:8 होना चाहिए, तभी जाके वो जल बनता। और तीनों स्रोतों से हमें यही अनुपात क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। यानी कि जल का स्रोत कुछ भी था, लेकिन अनुपात क्या है तीनों में, बिल्कुल एक सा है, यानी बिल्कुल तीनों का बराबर है। और यही हमारा नियम था। एक बार अगर नियम को रिवाइज करें कि किसी यौगिक में तत्वों की मात्रा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, यानी कि हमेशा स्थिर है। 1:8 है, 1:8 है, 1:8 है, बदला नहीं है वो कहीं भी। ठीक है, ये अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और इसके आगे के जो 3 हमारे नियम बचे हैं उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस